इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, बीएससी फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर ये जो 6 है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, इसका एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो आप लोग पेपर देंगे उस पेपर का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो जो थर्मल फिजिक्स है वो आता है पार्ट ए में, उसके भी हम लोग कुछ यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। उसके आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट बी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर एंड डायोड, सेमीकंडक्टर सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है। अब पार्ट बी में भी आप लोग जान रहे हैं 4 यूनिट है। तो पार्ट ए का पहले 4 यूनिट, फिर उसके बाद 4 यूनिट पार्ट बी का, तो 5, 6, 7, 8 जो यूनिट है वो पार्ट बी का है। उसमें भी हम लोग पहले जो 5वां यूनिट है उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग ये 6ठा यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। और चूंकि ये यूनिट काफी बड़ा है और इसके क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसके कई पार्ट आएंगे ताकि वीडियो काफी लेंदी ना हो। तो इसी कड़ी में ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग इसी यूनिट का आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये सभी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सब मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं और पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चाहे मिड टर्म हो चाहे मेन एग्जाम हो, अगर एमसीक्यू पैटर्न पे आपके यहाँ एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। वीडियो में क्वेश्चन है द कॉज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन इज, यानी जो जेनर ब्रेकडाउन होता है उसका कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, यानी थर्मल एजिटेशन मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन और होल का उत्पन्न होना। तो ठीक है, थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन जेनर डायोड में ये इसका कारण नहीं है जेनर ब्रेकडाउन का। आगे कम डोपिंग, लो डोपिंग, ये भी इसका कारण नहीं है। इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, हाई डोपिंग। देखिए, जेनर डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है। हाई डोपिंग होने के कारण उसका डिप्लीशन रीजन पतला हो जाता है और डिप्लीशन रीजन पतला होने के कारण डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पे जेनरल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन जो है 2 प्रकार का होता है, एक जेनरल ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, जेनरल ब्रेकडाउन अभी इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। अभी मैं ब्रेकडाउन वाला पार्ट इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, डिटेल में उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज यूज्ड। तो ये याद रखिएगा कि जो जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड का प्रयोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा वोल्टेज रेगुलेशन में होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। लेकिन बोल रहा है कि इज ऑलवेज यूज्ड एज फिल्टर सर्किट में, तो ऐसी बात नहीं है। फिल्टर सर्किट में आप लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं, इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे मेनली यही 2 कंपोनेंट एक्टिव होते हैं फिल्टर सर्किट में। बोल रहा है कि एज ए रेक्टिफायर, तो नहीं, रेक्टिफायर में तो पीएन जंक्शन डायोड यूज किया जाता है। तो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में ऑलवेज यूज होता है किसमें, रिवर्स बायस में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है, फॉरवर्ड बायस में इसका कोई खास उपयोग नहीं होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज। तो इसका प्रयोग अभी अभी मैंने बताया कि जेनर डायोड का प्रयोग किसमें किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर में। देखिए, रेक्टिफायर में प्रयोग किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड का, वोल्टेज एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का, और ऑक्सीलेटर बनाने में भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीलेटर में फीडबैक सर्किट भी होता है, वो एक अलग मैटर है, वो ऑक्सीलेटर में देखेंगे। ऑक्सीलेटर में इतना जानिए कि जेनर डायोड का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है इन ए डायोड हैज मोर इम्प्योरिटी इट्स, यदि डायोड में अशुद्धि की अधिकता हो तो क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी भी डायोड में जब आप इम्प्योरिटी ज्यादा मिलाएंगे तो हमेशा उसका डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन जो है वो पतला हो जाता है। ठीक है,
तो याद रखेंगे अधिक डोपिंग करने पे, इम्प्योरिटी मिलाने पे जो डिप्लीशन रीजन होता है वो पतला हो जाता है। यही कारण है कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में जो जेनर डायोड होता है उसका डिप्लीशन रीजन बहुत कम होता है, क्योंकि जेनर डायोड में पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में डोपिंग ज्यादा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ए रेक्टिफायर इज यूज्ड, ए रेक्टिफायर इज यूज्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है, मतलब रेक्टिफायर का प्रयोग किस में करते हैं? टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज, मतलब लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं? नहीं, ये गलत है। इसके लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि टू ऑब्टेन हाई डीसी वोल्टेज फ्रॉम लो डीसी वोल्टेज, ये भी गलत है, ये भी रेक्टिफायर में यूज नहीं होता। टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, देखिए ये इसका ऑप्शन सही है। रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है। ठीक, लास्ट ऑप्शन है टू कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी, ये भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इन ए फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आप फुल वेव रेक्टिफायर ले लीजिए, क्वेश्चन में फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर मैंने बताया क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो मान लीजिए ये एक एसी सिग्नल है, ठीक है, ये क्या है हमारा एसी सिग्नल है, हमें इसको किस में बदलना है, डीसी में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं, एक कंप्लीट साइकिल, ये यहां से यहां तक, ये एक जो कंप्लीट साइकिल होता है, ये इसका एक तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका मतलब 1 सेकेंड, मतलब ये पूरा यहां से यहां तक एक कंपन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा उसका वेवलेंथ भी होता है। तो एक कंपन ये पूरा इतना होता है, ध्यान से समझिएगा। अब 1 सेकेंड में की गई कंपनों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये एसी सिग्नल 1 सेकेंड में कितने ये साइकिल पूरा कर रहा है, पूरा एक साइकिल, ध्यान रहे, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा इसका एक साइकिल है यहां से यहां तक। तो 1 सेकेंड में वो कितने साइकिल पूरा कर रहा है, 50। ठीक है, 50, ये पूरा एक साइकिल है। अब मान लीजिए इस इनपुट एसी सिग्नल को मैंने रेक्टिफायर से गुजारा, फुल वेव रेक्टिफायर, तो वो रेक्टिफायर इसको किस में बदलेगा, डीसी में बदलेगा। लेकिन जब तक फिल्टर नहीं लगा होता है तब तक वो जो डीसी होता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, और ये इस प्रकार से होता है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो एक इसका साइकिल है, ये देखिए, ये एक साइकिल और ये आधा साइकिल, ये दोनों मिला के एक साइकिल होते हैं एसी से। तो ये दोनों साइकिल को डीसी में बदलता है। तो ये फर्स्ट वाला तो ठीक है, अब ये जो सेकेंड वाला साइकिल जो आप नीचे की ओर देख रहे हैं एसी का, वो उसको भी किस में बदल देगा, ऊपर की ओर इसको इन्वर्ट कर देता है। अब जरा सोचिए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई। अब फ्रीक्वेंसी आप याद रखिएगा कि 1 सेकेंड में की गई कंपनों की संख्या, तो एक कंपन इसका, अब यहां पूरा यहीं तक है मात्र, ये देखिए यहां तक एक कंपन हो गया, यानी एसी के एक साइकिल में जो एक साइकिल जो आपको ये दिखाई दे रहा था, वही डीसी में जब बदलेगा तो उसमें 2 कंपन हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, इसका एक कंपन जो यहां से यहां तक था, तो अब यहां से यहां तक की पूरी दूरी लेंगे तो डीसी में उसके 2 साइकिल हो गए। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में, देखिए 1 सेकेंड में ये कितने साइकिल पूरा कर रहा था, यहां पूरा ये एक ऊपर वाला और ये नीचे मिला के 50। लेकिन अब ये 1 सेकेंड में उतने ही में कितना करेगा, अब दुगना हो गया ना, जितना वो एक साइकिल वहां कंप्लीट किया था उतने में तो ये 2 कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज, दुगनी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी पार्ट, जिसको 100 हर्ट्ज। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी को डीसी में बदल देता है। अब फिलहाल तो फिल्टर ना लगा हो तो कुछ इसी प्रकार का दोनों के डायग्राम मिलते हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, मैं अच्छे से समझा दिया हूं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर आर। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाय द यूज ऑफ फिल्टर सर्किट विथ रेक्टिफायर। देखिए अभी भी मैंने बताया कि एक होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में अच्छा किसका प्रयोग करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का। रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी को डीसी में बदलता है। क्लियर हो गया। अब जो ये एसी को डीसी में बदलता है, तो ये परफेक्ट डीसी नहीं मिलता है। ये देखिए ये परफेक्ट डीसी नहीं है, क्योंकि एसी का जो ग्राफ होता है, एसी वोल्टेज वो जो है वो
प्लस से लेके माइनस के बीच में फ्लक्चुएट करता है। जैसे ये देखिए, ये पीक टू पीक मान लीजिए ये 2 वोल्ट का है एसी, तो ये एक बार +2 वोल्ट जाएगा, फिर एक बार -2 वोल्ट, तो ये -2 से +2 के बीच में ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, तो इसको एसी हम लोग बोल दिए। जबकि डीसी क्या होता है, डीसी फ्लक्चुएट नहीं करता, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए डीसी मेरे पास 2 वोल्ट का है, तो 2 वोल्ट जो होगा उसका समय के साथ वो 2 वोल्ट ही बना रहेगा, एकदम कांस्टेंट इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है, टाइम के साथ। जबकि एसी सिग्नल में टाइम के साथ जो वोल्टेज होता है वो प्लस और माइनस के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे डीसी में ये बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ मिलता है, लेकिन आपको देखिए ये कांस्टेंट तो मिल नहीं रहा है। तो इसी ग्राफ का नेचर सुधारने के लिए, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट लगाते हैं। देखिए, जहां कहीं भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज बदल रहा होगा, उसको बोला जाता है रिपल। अब जब आपने इसको, इस एसी सिग्नल को डीसी में बदला, तो ये परफेक्ट डीसी नहीं मिल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत एसी का भी नेचर आ गया है। एसी का नेचर मतलब देखिए, ये वोल्टेज देखिए यहाँ 0 से बढ़ा, फिर ये 0 आया, फिर बढ़ा, फिर 0 आया, तो ये अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये बात अलग है कि माइनस में नहीं जा रहा है, ये 0 से प्लस, मान लीजिए 2 वोल्ट का, तो 0 से +2 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो ऐसे में इसके अंदर थोड़ा बहुत एसी नेचर भी है। तो देखिए, इसमें जो अनवांटेड एसी सिग्नल है उसी को हम लोग रिपल बोलते हैं। यानी जब आप लोग रेक्टिफायर से एसी को डीसी में बदलते हैं, तो उस डीसी में जो एसी का भी नेचर आ जाता है उसको हम लोग रिपल कहते हैं। अब एक आइडियल डीसी सिग्नल पाने के लिए हमें उस रिपल को क्या करना है, हटाना है आउटपुट में से, ताकि वो रिपल फैक्टर खत्म हो जाए और ये फ्लक्चुएटेड नेचर बंद होके इसका ग्राफ कैसा बन जाए, ऐसा कांस्टेंट बन जाए, ताकि हमें परफेक्ट डीसी मिले। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर सर्किट का। फिल्टर सर्किट, ये जो आप देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर, ये जो आउटपुट डीसी में उसको कम करता है और ग्राफ को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, अब इतने से काम हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, द यूज ऑफ फिल्टर सर्किट विथ रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर के साथ फिल्टर सर्किट लगाएंगे तो वो रिपल को क्या कर देगा, कम कर देगा। रिपल आप लोग इतना समझिए कि हमने रेक्टिफायर लगा के एसी को डीसी में बदला, लेकिन मुझे परफेक्ट डीसी नहीं मिला। परफेक्ट डीसी का मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज। अब परफेक्ट डीसी नहीं मिला, हमारा डीसी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है अभी भी, और फ्लक्चुएट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी नेचर। और एसी नेचर मतलब फ्लक्चुएटिंग नेचर, तो उसी को हम लोग रिपल बोलते हैं। यानी आउटपुट डीसी सिग्नल में जो अनवांटेड एसी सिग्नल होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उसी को बोला जाता है रिपल। उसी रिपल को कम करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। फिल्टर सर्किट का डायग्राम फिलहाल अभी मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, अलग से जब मैं उसकी थ्योरी बताऊंगा तब आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से अलग से बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे ही फोकस करता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम है और वैसे भी ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पे ही हमारा फोकस रहेगा। कुछ थ्योरी के वीडियोस हैं, आप लोग उसको चैनल पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोल रहा है, 29 बोल रहा है कि 29 में है, द शंट कैपेसिटर फिल्टर इज यूज्ड व्हेन। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर देखिए कैसे होता है। देखिए, रेक्टिफायर में ये फिल्टर लगाते हैं, तो यहाँ पे शंट यानी ये पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस होता है RL। यही हमारा है शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट कैसा मिला था आपको याद है ना, इस प्रकार से ये रेक्टिफायर का आउटपुट हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर बोलेगा, देखिए जो कैपेसिटेंस होता है वो एसी सिग्नल के लिए लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसका इंपीडेंस कम होता है। तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, अपने रास्ते जो अनवांटेड एसी सिग्नल है, जो रिपल है, उनको ग्राउंड में भेज देगा और आगे केवल और केवल क्या पहुंचेगा, डीसी पहुंचेगा। तो यहाँ लोड पे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे, यहाँ पे हमें केवल और केवल डीसी मिलेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में जो रिपल फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है 1/RL। तो इसका मतलब अब यहां से देखिए, इसमें बोला कि शंट कैपेसिटर फिल्टर इज यूज्ड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज लो। तो लो नहीं, देखिए जितना आप लोड रेजिस्टेंस हाई करेंगे उतना ही आपका रिपल फैक्टर क्या होगा, कम होगा। एक अच्छे फिल्टर सर्किट का रिपल फैक्टर कम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम होना चाहिए। रिपल फैक्टर कम होने का मतलब कि हमारे आउटपुट में एसी नहीं मिल रहा है, हमें प्योर डीसी मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। लोड करंट इज हाई इररिलेवेंट है, लोड रेजिस्टेंस इज लो एंड लोड करंट, ये भी इररिलेवेंट है, इसका ऑप्शन होगा बी पार्ट। लेकिन आप समझ गए ना, कैपेसिटर क्या बोलेगा,
कैपेसिटर यहाँ पे बोलेगा कि देखो ये जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल है इसमें थोड़ा बहुत एसी आ गया है, तो कैपेसिटर बोलेगा कि मैं एसी को कम रेजिस्टेंस का रास्ता दूंगा, वो इस मेरे अंदर से निकल के यहाँ ग्राउंड हो जाए, जबकि जो डीसी होगा उसके लिए ये हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। देखिए कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, और कैपेसिटेंस का जो इंपीडेंस होता है एक्स सी, वो क्या होता है, वो होता है 1/ω/c। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2πf, तो इसको लिखेंगे 1/2πf इंटू सी। अब ध्यान से समझिए f क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये यानी जो इसका कैपेसिटेंस का जो इंपीडेंस होता है, जिसको मैं चलिए प्रतिरोध बोल देता हूं, हालांकि बोला नहीं जाता है, इंपीडेंस का भी मात्रक ओम होता है, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल दे रहा हूं कि जो कैपेसिटेंस का इंपीडेंस यानी रेजिस्टेंस, इसको प्रतिबाधा बोलते हैं, वो किस पे निर्भर करता है, वो 1/c, यानी जितना कैपेसिटेंस कम होगा, या यूं कहिए जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उसके लिए प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जब फ्रीक्वेंसी सॉरी उल्टा बोल दिए, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब देखिए डीसी सिग्नल का तो कोई फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो फ्रीक्वेंसी आप जैसे ही 0 रखेंगे ये कैपेसिटेंस उसके लिए रेजिस्टेंस क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा। देखिए कैपेसिटेंस ना सिग्नल को रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस जो होता है वो जो है वो है, जैसे R बराबर ये 100 ओम है, तो वो सभी सिग्नल को 100 ओम का प्रतिरोध देगा, रेजिस्टेंस देगा। लेकिन कैपेसिटेंस ऐसा नहीं करेगा, कैपेसिटेंस बोलेगा कि भाई मेरे अंदर से जो गुजरने वाला सिग्नल है पहले उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। कैपेसिटेंस बोलेगा कि पहले मेरे अंदर से जो सिग्नल गुजर रहा है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि उसको कितना प्रतिरोध देना है। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं करता, रेजिस्टेंस का जितना रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R 100 ओम है, तो वो चाहे जैसा सिग्नल हो, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता, जो भी सिग्नल इसके अंदर से गुजरेगा उसको वो रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड करेगा, 100 ओम। लेकिन कैपेसिटेंस के साथ ऐसी बात नहीं है, कैपेसिटेंस का जो इंपीडेंस या रेजिस्टेंस होता है वो 1/ω/c होता है। तो कैपेसिटेंस बोलेगा कि भाई पहले तुम ये बताओ कि जो मेरे अंदर से सिग्नल गुजर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, ज्यादा इंपीडेंस देगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो उसको वो कम रेजिस्टेंस या कम इंपीडेंस देगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, यहां देखिए ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट है इसमें एसी भी है प्लस डीसी भी है, तो एसी हमें नहीं चाहिए, इसी अनवांटेड एसी को हम लोग रिपल कहते हैं। तो कैपेसिटर बोलेगा कि भाई देखो जो एसी सिग्नल तुम हो, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मैं तुम्हें कम रेजिस्टेंस दूंगा और तुम इस रास्ते से निकल के ग्राउंड हो जाओ। डीसी को क्या बोलेगा कि देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी कम है और लगभग 0 के बराबर होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम है तो मैं आपको ज्यादा प्रतिरोध दूंगा, आप दूसरा रास्ता पकड़िए, तो वो इस रास्ते से आगे चला जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग फिल्टर सर्किट से क्या करते हैं, एसी को फिल्टर कर देते हैं और हमें प्योर यहाँ पे डीसी यहाँ पे मिल जाता है आउटपुट में। समझ में आया ना? तो ये कैपेसिटेंस का रोल होता है फिल्टर सर्किट में। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंडक्टेंस का भी किसी दिन समझा दूंगा आप लोगों का कि उसका फिल्टर में क्या रोल होता है, कैसे वो उसको फिल्टर करता है। क्लियर हो गया ना? तो आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या कह रहा है, द फिल्टर सर्किट जनरली यूज्ड इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज। देखिए फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, पहला शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा सीरीज इंडक्टर फिल्टर, तीसरा एल सेक्शन और चौथा पाई सेक्शन। पाई सेक्शन सबसे उन्नत होता है, मतलब पाई सेक्शन जो है वो सबसे रिपल फैक्टर को कम करता है। रिपल फैक्टर कम करने का मतलब अनवांटेड एसी सिग्नल कम करके हमें प्योर डीसी देता है, तो इसीलिए ज्यादातर केसेस में ये पाई सेक्शन फिल्टर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ फिल्टर इज। अभी मैंने आपको बताया मेन पर्पज क्या होता है, चलिए आप ही फाइंड कीजिए। टू रिड्यूस द अप एंड डाउन ऑफ इनपुट, ऐसी कोई बात नहीं है। टू डिस्ट्रॉय द ऑड हार्मोनिक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। टू स्टेबिलाइज डीसी लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, कुछ हद तक सही लग रहा है। पहले चौथा देख लीजिए, टू रिमूव रिपल फ्रॉम आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, ये तो दोनों सही हो गया। देखिए रिपल फैक्टर क्या करता है, वो डीसी लेवल जो आउटपुट का जो डीसी लेवल होता है, टू स्टेबिलाइज डीसी लेवल ऑफ आउटपुट फिल्टर, ये भी सही है कुछ हद तक, पर इन दोनों ऑप्शन में आपको चुनाव करना होगा तो आप ये करेंगे, टू रिमूव रिपल फ्रॉम आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। हाँ, जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें से रिपल को हटाता है,
अनवांटेड एसी सिग्नल को हटा के हमें प्योर डीसी देने की कोशिश करता है। टू स्टेबलाइज द डीसी लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ये भी सही है कुछ हद तक, मतलब गलत वो उसको नहीं कर सकते, पर इन दोनों में ज्यादातर अगर दोनों साथ आ गए तो आप इसको टिक करेंगे, ये ना होता तो मैं इस पे जाता ऑप्शन पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर, तो देखिए सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अच्छा ये बताइए इंसुलेटर का कितना होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। कंडक्टर का क्या होता है, लगभग 0 होता है। सेमीकंडक्टर का लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम में पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो इसका मतलब पेंटा जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। आप इसमें पेंटावैलेंट मिलाएंगे मतलब ऐसा इम्प्योरिटी मिलाएंगे जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5 हो। तो आपने जर्मेनियम में एक ऐसा मटेरियल मिलाया जिसकी इम्प्योरिटी 5 का मतलब चलिए फॉस्फोरस ले लेते हैं। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके, पेयरिंग कर लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास क्या हो गया, बच गया। उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में घूमता रहता है तो कैसा हमारा बन जाएगा, एन टाइप, निगेटिव टाइप, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का, क्या हो जाएगा 33 का ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। टू कन्वर्ट प्योर सिलिकॉन into p type semiconductor, the valency of impurity, माने जो आप अशुद्धि मिला रहे हैं p टाइप आपको बनाना है। तो चलिए वही एग्जांपल ले लीजिए। जर्मेनियम है तो वैलेंसी कितनी है, 4। आप इसमें ट्राई वैलेंट मिला दीजिए, p टाइप बनाने के लिए ट्राई वैलेंट। चलिए एल्युमिनियम मैंने मिला दिया, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग हो जाएंगे, चौथा मिलेगा नहीं। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे इसके पास क्या हो गया, एक वैकेंसी हो गया। इसी वैकेंसी को होल कहते हैं। होल हमेशा वैलेंस बैंड में क्रिएट होता है, यानी ऐसे मटेरियल में होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको पी टाइप बोलेंगे। लेकिन ऑप्शन में तो पी टाइप है ही नहीं, 1 मिनट फिर से पढ़ने दीजिए। टू कन्वर्ट प्योर, अच्छा पी टाइप में बदलने के लिए आप हाँ जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड, तो वो याद रखिएगा लगभग आधा वोल्ट का होता है, 0.5 वोल्ट के आसपास होता है। जो पीएन जंक्शन बनता है ना, जैसे सिलिकॉन का जो बनता है वो 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो यही होता है इसका पोटेंशियल बैरियर, आधा वोल्ट के आसपास का होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो इसमें काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाने से वो सही नहीं होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी सही नहीं होता है, हम भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आगे जो है, जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई सुझाव सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में आप अपना सुझाव दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।